आजकल के समय में भाई घूमना किसे नहीं पसंद है। सभी घूमना चाहते हैं। कोई ऋषिकेश जाना चाहता है तो कोई मनाली जाना चाहता है। आज की कहानी हमारे ऐसे ही घूमने पे ही आधारित है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो सैटेलाइट टावर से छेड़खानी करके वहां से भागना शुरू कर देता है। पुलिस वाले भी लगातार उसका पीछा करते हैं। अरे भाई, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय चीजों से छेड़छाड़ करोगे तो पुलिस वाले तो आपके पीछे पड़ेंगे ही। तो ऐसा ही कुछ होता है शॉन के साथ। शॉन आगे आगे भागता है, पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। भागता भागता आखिरकार वो जाके एक स्विमिंग पूल में गिर पड़ता है। पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसके डैड को कॉल की जाती है। अरे भाई जल्दी यहाँ पहुँचो, आपका बेटा सैटेलाइट टावर से छेड़छाड़ कर रहा था। सीन कट होता है तो हम हैंक को देखते हैं जो शॉन का पिता है। उसकी पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान थी, जिस वजह से बिना कार्रवाई के ही शॉन को छोड़ दिया जाता है। हैंक शॉन को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद हमें और ही चीजें मालूम होती हैं। शॉन के पिता की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद शॉन की माता ने दोबारा शादी कर ली। शॉन को उसकी माता का दोबारा शादी करना पसंद नहीं आया, जिस वजह से वो हैंक से हमेशा खफा रहता था। इनके बीच थोड़ी सी लड़ाई होती है, जिसके बाद शॉन अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद वो फिर से रिसर्च करना शुरू कर देता है। हैंक एक अच्छे पिता का फर्ज निभाना चाहता था, जिसके वजह से वो शॉन के रूम में आ जाता है। शॉन अभी भी रिसर्च कर रहा था। हैंक उसे कहता है क्या वो उसकी मदद कर सकता है उसके रिसर्च में। पहले तो शॉन नहीं मानता। जब देखता है कि उसका पिता बार बार जिद कर रहा है तो वो सभी बातें बता देता है। कुछ समय पहले उससे सैटेलाइट टावर द्वारा एक कॉल आई थी। उस कॉल में कोई और नहीं, उसके दादाजी थे। दादाजी लगभग 30 साल से रहस्यमय द्वीप के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। आज उन्हें वो रहस्यमय द्वीप मिल चुका था। सबसे पहले उन्होंने शॉन को कॉल की और उन्हें पता था कि शॉन उस द्वीप को जरूर देखना चाहेगा, पर दोनों की बातें पूरी हो पाती उससे पहले ही कॉल कट हो गई। इसी वजह से शॉन सैटेलाइट टावर में गया था कि वो अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के दोबारा से अपने दादाजी से संपर्क कर सके और पूछ सके कि वो रहस्यमय द्वीप कहाँ पे है। हैंक नेवी सेना में था, जिस वजह से वो पता लगाने लगता है कि रहस्यमय द्वीप आखिरकार है कहाँ पे। वो 3 किताबों का सहारा लेते हैं। इन तीनों किताबों में अलग अलग तरह के नक्शे बने हुए थे। हैंक उन तीनों किताबों के नक्शे उखाड़ के एक जगह पे रखता है, जिस वजह से वो रहस्यमय द्वीप सामने आ जाता है, जिससे पता चलता है कि वो रहस्यमय द्वीप हिंद महासागर के बीचों बीच पलाव तट के किनारे है। इतना पता चलते ही शॉन पूरी तैयारी करने लगता है कि वो रहस्यमय द्वीप पे जाएगा। हैंक उसे मना करता है, अरे भाई इतनी दूर क्यों जाओगे, और क्या पता आज तक वहाँ कोई गया नहीं है, तुम जाओ, क्या हो क्या ना हो। शॉन तो पहले ही ठान चुका था कि उसे रहस्यमय द्वीप पे जाना है और अपने दादाजी से मिलना ही मिलना है। जब देखता है कि हैंक भी शॉन तो अब मानने वाला नहीं है, तो वो जाके अपनी पत्नी से बात करता है। अपनी पत्नी को मनाने के बाद वो सोचता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। सुबह का समय हुआ। हैंक अपने साथ टिकटें लाया। जब शॉन ने देखा कि उसका पिता टिकटें लाया है, वो खुश हो गया। अभी 2 टिकटें ले आया था, शॉन की और अपनी। दोनों मिलके चल दिए रहस्यमय द्वीप को ढूंढने के लिए। कुछ समय बीता तो ये पलाव तट के किनारे आ चुके थे। यहाँ आकर शॉन ने सभी बोट वालों से बात करनी शुरू की। कहा कि हमें रहस्यमय द्वीप पे जाना है, आप ले चलोगे? तो कोई भी बोट वाला तैयार नहीं था, क्योंकि रहस्यमय द्वीप तूफान के बीचों बीच और बिजली गड़कने वाली जगह के किनारे थी। जब शॉन ने देखा कि कोई बात नहीं बन रही है तो उसने पैसों का लालच देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो इस काम के लिए $1000 देगा। तब भी कोई बोट वाला तैयार नहीं हुआ। तो फिर एक आदमी पैसों का लालच सुन के उनके सामने आ गया, जिसका नाम था गवाटो। गवाटो ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमें $1000 दोगे तो आपको हम रहस्यमय द्वीप पे ले चलेंगे। तो दोनों बहुत खुश हो गए। जब वो समुद्र के किनारे गए, उन्होंने देखा कि वो एक बहुत बड़ी बोट में जाएंगे, पर उनके होश तब उड़ गए जब उसने एक पुराना सा हेलीकॉप्टर दिखाया। जब दोनों ने गवाटो का पुराना सा हेलीकॉप्टर देखा तो सोचा, अरे भाई मना कर देते हैं, इस हेलीकॉप्टर में हम कैसे जाएंगे। उसी समय गवाटो की बेटी कल्याणी वहाँ पे आ जाती है। शॉन कल्याणी को देखता है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो हैंक को कहता है, नहीं भाई ये हेलीकॉप्टर इतना भी खराब नहीं है, हम इनमें जाएंगे। तो सभी तैयार होते हैं। दरअसल बात ऐसी थी, गवाटो इसलिए मान गया था क्योंकि उसकी बेटी पढ़ना चाहती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को पढ़ा सके, जिसकी वजह से उसने अपनी जान को भी जोखिम में डाल के इन दोनों को रहस्यमय द्वीप पे ले जाने का फैसला कर लिया। चारों बैठ जाते हैं हेलीकॉप्टर में और रहस्यमय द्वीप की खोज में निकल पड़ते हैं। समय बीतना शुरू होता है। चारों रहस्यमय द्वीप के पास जा रहे थे। सामने का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था। तूफान और बिजली चमकती हुई देख के इन सबके होश उड़ने लगे। सभी सोचने लगे, अरे भाई हमें तो अब यहाँ से बाहर जाना चाहिए,
कल्याणी भी अपने पिता को कहने लगी, हमें यहाँ से जल्द बाहर निकालो। पर शॉन तो भागने वाला था नहीं। उसने फिर से एक किताब निकाली और कहा कि अगर हमें रहस्यमय द्वीप पे जाना है तो सामने वाले घुमावदार चक्कर के बीच से होकर जाना होगा। तेज बिजली और हवा के कारण जहाज टूटने लगा। गवाटो ने बिना कुछ सोचे समझे उस घुमावदार चक्कर के अंदर अपना हेलीकॉप्टर डाल दिया। सभी बहुत तेजी से नीचे की ओर जाने लगे। जैसे ही नीचे की ओर जाने लगे, सीन कट कर दिया जाता है। अगले सीन में हमें शॉन को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा था। बाकी तीनों, गवाटो, कल्याणी और हैंक भी जिंदा थे। तीनों रहस्यमय द्वीप पे पहुंच चुके थे, पर जैसे शॉन ने किताबों में पढ़ा था, रहस्यमय द्वीप वैसा नहीं दिखाई दे रहा था। एक सिंपल सा बीच दिखाई दे रहा था। तो शॉन सोचता है, अरे भाई मैं कहाँ पे आ गया, जैसे मैंने सोचा था वैसे तो है नहीं। सभी सोचने लगते हैं कि अब हमें घर को वापस चल जाना चाहिए। तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। शॉन को तभी एक रास्ता दिखाई देता है। वो सभी सोचते हैं कि ये रास्ता बाहर जाने का रास्ता होगा। जब धीरे धीरे करके ये अंदर आते हैं तब इन्हें मालूम होता है कि जिस रहस्यमय द्वीप को ये ढूंढ रहे थे वो बाहर नहीं बल्कि ये अंदर है। रहस्यमय द्वीप बहुत ही सुंदर था। झरने, पहाड़, जानवर सभी इस रहस्यमय द्वीप पे थे। पर सबसे खास बात इस द्वीप की ये थी कि इस जगह पे छोटे जानवर बड़े, बड़े जानवर छोटे दिखाई दे रहे थे। तभी एक चलता चलता हाथी इनके सामने आ जाता है जो बहुत ही छोटे आकार का था। हैंक उस हाथी को उठा लेता है और पुचकारता है। बाद में उस हाथी को नीचे रख के ये आगे बढ़ने लगते हैं। और ज्यादा खूबसूरती को देखने के लिए इन्हें अंदर तक जाना होगा। शॉन सोचता है कि आगे जाएंगे हम सुंदर चीजें भी देख लेंगे और अपने दादाजी को भी ढूंढ लेंगे। जाते जाते इन्हें बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। ये सभी उन पत्थरों पे से होके जाने लगते हैं। ये पत्थर थोड़े अजीब से दिखाई दे रहे थे। जल्दी इन्हें मालूम हो जाता है कि जिन्हें ये पत्थर समझ रहे हैं दरअसल ये अंडे हैं। ये किसी और चीज के नहीं बल्कि एक बड़ी सी छिपकली के अंडे थे। धीरे धीरे करके ये फिर भी आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते समय गवाटो का वजन बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से एक अंडा टूटना शुरू हो गया। सभी ने उसे दिलासा दिया कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े, पर फिर भी वो अंडा टूट जाता है। जिसके बाद गवाटो उस अंडे में जा गिरता है। अंदर छिपकली का बच्चा था। अनजान चीज को अंदर देख के वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। छिपकली को भी मालूम हो चुका था कि कोई मेरे अंडों से छेड़छाड़ कर रहा है। वो भी इन चारों के पीछे पड़ जाती है। चारों अपनी जान को बचाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कोई किधर से भागता है, कोई किधर से भागता है। भागते भागते वो चारों एक पेड़ के पास चले जाते हैं। छिपकली इन चारों को घेर चुकी थी। अब ये चार सोचने लगते हैं कि आज इनका आखिरी दिन है, आज इन्हें मरने से कोई न बचा सकता है। तभी इन चारों को सिर्फ एक ही बात याद आती है, किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। इनको लगता है कि आज इनका अंतिम टाइम है, ये सब मरने वाले हैं। पर ऐन मौके पर दादाजी की एंट्री होती है। दादाजी ने लकड़ियों का ट्रैप लगाया हुआ था। उन लकड़ियों को वो जोर जोर से छिपकली के मुंह पे मारने लगते हैं। 2-3 बार लकड़ी के टुकड़े जब मुंह पे लगते हैं, छिपकली बेहोश होकर वहाँ पे ही ढेर हो जाती है। जब शॉन अपने दादाजी को देखता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उनके गले मिलता है। सभी आपस में बातचीत करने लगते हैं। अंधेरा भी होने वाला था। दादाजी कहते हैं इस द्वीप पे रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अजीबोगरीब जानवर कभी भी उन्हें खा सकते हैं। दादाजी उन्हें अपने घर ले आते हैं। जब दादाजी ने रहस्यमय द्वीप को खोजने की तलाश शुरू की तब उन्होंने एक बोट का सहारा लिया जिस बोट का नाम ब्लू आइड लूसी रखा। बिजली और तेज तूफान की वजह से लूसी ने अपना दम तोड़ दी। फिर दादाजी ने उसमें रखे हुए सामान से अपना आशियाना बना लिया। आज दादाजी उसी आशियाने में रहते हैं। जब ये घर पहुंचे तो दादाजी ने बताया कि जब उन्होंने रहस्यमय द्वीप की तलाश की तो उन्होंने सोचा सबसे पहले इस द्वीप को कोई और नहीं उनका पोता देखेगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पोते को कॉल करने के बारे में सोचा। इसलिए उन्होंने एक यंत्र का इस्तेमाल किया। ये यंत्र बनाना इतना भी आसान नहीं था। इस यंत्र को बनाने के लिए लगभग उन्हें 3 महीनों का समय लग गया। कल्याणी ने जब इतनी बात सुनी तो वो कहने लगी क्यों ना हम दोबारा से बाहरी दुनिया से संपर्क करें। दादाजी बोले बेटा ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि सैटेलाइट का सही दिशा में आना बहुत जरूरी है। अगली बार सैटेलाइट 2 हफ्तों बाद सही दिशा में आई। जब सभी ने सुना कि अरे 2 हफ्ते हमें और यहाँ पे रहना पड़ेगा तो सभी फिर से हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि हम 2 हफ्तों तक यहाँ पे क्या करेंगे। दादाजी ने फिर समझाया बेटा अभी तो तुम सभी यहाँ पे आए हो, अभी थोड़ा आराम करो, कल मैं तुमको यहाँ की सबसे स्पेशल चीज़ दिखाने ले जाऊँगा। रात का समय हुआ तो सभी सो गए। फिर सुबह होती है। सुबह होते ही दादा उन सभी को अपने साथ ले जाते हैं।
काफी समय तक चलने के बाद आखिरकार वो एक सुंदर से महल के पास आ चुके थे। जब सभी ने ये महल देखा, सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। दादाजी उन सभी को महल के करीब ले गए। इसी दौरान शॉन ने नीचे लिखे हुए अक्षरों को पढ़ा, जहाँ पे लिखा था अटलांटिस, यानी वो शहर जो आज से कई साल पहले ही पानी में समा चुका था। दरअसल पास में ही एक ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी में जब ब्लास्ट हुआ, धरती टूटनी शुरू हो गई। धरती टूटने के कारण ये द्वीप पूरी तरह पानी में समा गया। उसके बाद से ये द्वीप 104 साल के अनुसार चलता है, यानी कि 104 साल में ये आधा समा पानी में रहता है और आधा समा पानी के ऊपर है। इस द्वीप की खास बात यह है कि आज तक भी इसे किसी ने डूबते हुए नहीं देखा है। ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी हैंक पानी दिखाई देता है। हैंक पानी के पास जाता है और उसका टेस्ट चेक करता है। टेस्ट खारे समुद्र का था। हैंक समझ चुका था कि ये द्वीप बहुत जल्दी ही डूबने वाला है। उसने सभी को बताया कि हमारे पास लगभग 2 दिन का ही वक्त है। जिस हिसाब से पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये द्वीप 2 दिन में डूब जाएगा। अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो लगभग 2 दिन के अंदर ही यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये सभी भी द्वीप के साथ डूब के मर जाएंगे। शॉन को तभी फिर एक बात और याद आती है। इस द्वीप पे कैप्टन नीमो का जन्म हुआ था। उसने एक पनडुब्बी बनाई थी। उस पनडुब्बी को इस द्वीप के पास ही रखा गया था। अगर वो सभी उस पनडुब्बी को ढूंढ ले तो यहाँ से आसानी से बाहर निकला जा सकता था। दादाजी ने बताया कि उसकी समाधि यहाँ पर ही बनाई हुई है। जब नीमो मरा था तो उसकी समाधि बना के उसकी लिखी हुई किताब भी उसके साथ रख दी गई। सभी समाधि के पास आ जाते हैं। समाधि के अंदर जाने के लिए एक छोटी सी सुरंग थी। सुरंग बहुत ज्यादा छोटी थी, जिसकी वजह से दादाजी भी कभी उसके अंदर नहीं जा पाए। कल्याणी कहती है उसका साइज बिल्कुल ठीक है, वो ही इस सुरंग में फिट हो पाएगी। कल्याणी धीरे धीरे करके अंदर चली जाती है। बाहर सभी रस्सी का सहारा लेके खड़े रहते हैं कि कल्याणी को अंदर से बाहर खींचा जा सके। कल्याणी जब अंदर जाती है, वो देखती है नीमो के शरीर पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब सिर्फ कंकाल ही वहाँ पे रखे हुए थे। नीमो के साथ वो किताब भी उसके हाथों में ही थी। किताब को जैसे ही बाहर ले आने लगती है, उसी समय ज्वालामुखी फट जाता है। ज्वालामुखी के फटने के कारण हलचल मच जाती है, जिसकी वजह से ये बनी हुई समाधि टूट टूट के नीचे गिरने लगती है। बाहर खड़े हैंक और उसके साथी जल्दी से जल्दी कल्याणी को बाहर खींचने लगते हैं। वो कल्याणी को तो बाहर खींच चुके थे, पर ये समाधि पूरी तरह टूट के तबाह हो गई। अब इन्होंने वो किताब पढ़नी शुरू की। जब किताब पढ़ी तो पता लगा कि उस पनडुब्बी को यहाँ से दूसरी दिशा में रखा गया है। दादाजी ने सभी को बताया कि मैं शॉर्टकट तरीके से तुम सभी को वहां पे ले चलूंगा, पर थोड़ी सी मुश्किलें भी आएंगी जिनका हमें सामना करना होगा। सभी तैयार हो गए तो दादाजी आगे आगे, बाकी सभी पीछे पीछे। कई घंटों तक सफर तय करने के बाद आखिरकार वो एक नदी के किनारे आ चुके थे। इस नदी के किनारे आते ही ज्वालामुखी सामने दिखाई दे रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी में ब्लास्ट हुआ। जब ज्वालामुखी में ब्लास्ट हुआ, उसकी राख बाहर न निकलने लगी। ये राख नहीं बल्कि सोना था, खरा सोना। दरअसल ये ज्वालामुखी राख के साथ साथ खरा सोना भी उगलता था। आज इन्होंने पहली बार खरा सोना देखा था जो ज्वालामुखी बाहर निकाल रहा था। शॉन ने कहा क्यों ना हम ज्वालामुखी पे जाके और सोने को देखें, पर हैंक ने बताया यहाँ से निकलना हमारा बहुत जरूरी है, हमें यहाँ से जल्द बाहर जाना होगा। तो सभी फिर से वहाँ से चल पड़ते हैं। कुछ दूर और जाने के बाद रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। तो हैंक ने दादाजी से पूछा, अरे दादाजी यहाँ तक तो आप ले आए, आगे हम कैसे जाएंगे? पास में एक मधुमक्खी देखी और उस पर बैठ गए। मधुमक्खी उड़नी शुरू हो गई। बाकी सभी भी दादाजी की तरह मधुमक्खी का सहारा लेकर उस पर बैठ जाते हैं और उड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये थोड़ा समय उड़े ही थे कि 3 चिड़ियों ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चिड़ियों को देख के सभी भागना शुरू कर देते हैं। भागने के बाद अब ये सोचते हैं कि इन चिड़ियों से पीछा कैसे हटाया जाए। सबसे पहले हैंक और दादाजी एक प्लान बनाते हैं और 2 चिड़ियों को आपस में टकरा के वहाँ पे ही बेहोश कर देते हैं। अब बारी शॉन की थी। शॉन के पीछे एक चिड़िया हाथ धोकर पड़ी हुई थी। शॉन ने किसी न किसी तरह करते हुए उसे भी उलझाने का फैसला किया। उसने देखा कि सामने की ओर एक मकड़ी का जाला है। मधुमक्खी छोटी है, जिसकी वजह से वो आराम से जाले से निकल जाएगी और ये चिड़िया उस जाल में फंस जाएगी। शॉन ऐसा ही करता है। वो अपनी मधुमक्खी को काफी तेजी से उड़ाता है और जाले से बाहर निकाल लेता है। चिड़िया उस जाले में फंस के वहाँ पे ही अटक जाती है। ऐसा करते समय शॉन नीचे गिर गया, जिस वजह से उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अब रात का समय हो रहा था, अंधेरा भी काफी हो चुका था, तो सबने सोचा कि आज रात हम आराम करेंगे, कल सुबह हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। रात का समय हुआ, सभी सो गए। जब सुबह हुआ तो देखा कि कल्याणी के पिता गवाटो वहाँ पे नहीं थे, कि शायद वो सोने की तलाश में चले गए होंगे, क्योंकि उनके मन में हमेशा ही कल्याणी के पढ़ाई के प्रति दबाव बना रहता था। तो ये सब प्लान बनाते हैं कि हैंक और शॉन द्वीप के दूसरे
दूसरे किनारे जाके पनडुब्बी की तलाश करेंगे और ये दोनों कल्याणी और दादाजी जाकर गवाठों को ढूंढेंगे। कुछ समय तक और चलने के बाद हैंक और शॉन द्वीप के बिल्कुल किनारे आ चुके थे। जब दोनों ने देखा कि पनडुब्बी ऊपर तो है नहीं, तो ये सोचने लगे आखिरकार पनडुब्बी गई कहाँ। तो हैंक ने बताया कि लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, कई घंटों से लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये पनडुब्बी पानी के 100 फुट नीचे जा चुकी है। इन दोनों को अब 100 फीट पानी के नीचे जाना होगा, जिसके लिए वो हवा के 2 छोटे छोटे टैंक बनाता है। इस टैंक का सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था, मतलब कि इन्हें 2 बार उस टैंक का इस्तेमाल करके पनडुब्बी के पास जाना होगा, नहीं तो ये दोनों पानी में ही डूब जाएंगे। दोनों बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा देते हैं। बहुत तेज रफ्तार से तैरते हुए नीचे आ जाते हैं। नीचे जब आते हैं इन्हें पनडुब्बी दिखाई दे जाती है। ये दोनों खुश हो गए। नीचे आने के बाद मुश्किलें इतनी जल्दी खत्म न हुई, क्योंकि पनडुब्बी कई सालों से यहाँ पर ही पड़ी थी, जिसकी वजह से इसका गेट पूरी तरह जाम हो चुका था। गेट तो भाई जाम हो ही गया था, उसके साथ साथ एक बड़ी सी इलेक्ट्रिकल ईल ने इन दोनों को देख लिया। इन दोनों को देखने के बाद वो इनको खाने के लिए इनके करीब बढ़ने लगी। हैंक ने किसी तरह अपना तेज से हाथ चलाया, फिर किसी तरह करके दोनों पनडुब्बी के अंदर आ गए। दूसरी ओर गवाटो सोने की तलाश में ज्वालामुखी के बिल्कुल करीब आ गया। उसने देखा कि उसे एक सोना मिल चुका है। जब उसने सोने को उखाड़ना शुरू किया, वो कई घंटों तक सोने को उखाड़ता चला गया, पर उस सोने का साज इतना बड़ा था कि वो अकेला इस सोने को ले जा नहीं सकता था। इसी दौरान कल्याणी और दादाजी भी उसके पास आ गए। कल्याणी ने गवाटो को समझाया कि उनके लिए ये सोना और पढ़ाई जरूरी नहीं है, उनके पिता सबसे ज्यादा जरूरी हैं। गवाटो को सोने के पाने की जिद छोड़ देनी चाहिए और उसे उनके साथ चलना चाहिए। गवाटो मान जाता है। तीनों वापस आने लगते हैं। वापस आते समय ये चुंबकी क्षेत्र में आ जाते हैं, जहाँ पे दादाजी का कंपास भी काम नहीं कर रहा था। फिर भी किसी तरह वो करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। इस तरफ हैंक पनडुब्बी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर अंदर में रखी हुई बैटरी कई साल पुरानी थी, जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तो हैंक ने कहा कि भाई इसको स्टार्ट तो करना ही होगा। तो इसे स्टार्ट करने के लिए शॉर्ट सर्किट की जरूरत होगी। ये शॉर्ट सर्किट हजारों वोल्टों की चाहिए थी। तो हैंक ने कहा क्यों ना हम इलेक्ट्रिकल सील से सहारा लें। हैंक पनडुब्बी के ऊपर आ जाता है। उसके हाथ में एक राड थी, जिसको तार के साथ बांध दिया गया था। वो जोर जोर से इलेक्ट्रिकल ईल को पास में बुलाने लगता है। इलेक्ट्रिकल ईल इनके पास आती है। हैंक उस राड से जोर से हमला करके इलेक्ट्रिकल ईल पे मारता है। जब वो राड इलेक्ट्रिकल ईल के मुंह में जाती है, वो और जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा भी हाई वोल्टेज पावर जनरेट होती है। इस पावर से शॉन पनडुब्बी को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है। अब दोनों अंदर बैठकर ऊपर की ओर आने लगते हैं। दूसरी ओर द्वीप पूरी तरह डूबता जा रहा था। बड़े बड़े पत्थर पानी में समाते जा रहे थे। तीनों किसी तरह करके पानी में कूद जाते हैं। इधर हैंक पनडुब्बी को लेकर आ रहा था। वो इन तीनों को पनडुब्बी के अंदर ले लेता है। इतना कुछ होने के बाद अभी भी कुछ चीजें बाकी थी, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जब नीचे गिर रहे थे, ये पनडुब्बी से टकरा के पनडुब्बी को हानि पहुंचा सकते थे। तो हैंक ने गवाटो को कहा कि वो इस पनडुब्बी के हैंडल को संभाले। वो कुछ सोचता है। जब गवाटो उस हैंडल को संभालता है, हैंक अंदर जाके एक मिसाइल को लॉन्च करता है, जो मिसाइल सीधे जाके बड़े से पत्थर से टकराती है और उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद ये पनडुब्बी आराम से उस जगह से बाहर आ जाती है। इसके बाद हमको 6 महीने के बाद का वक्त दिखाया जाता है। आज शॉन का जन्मदिन है। कल्याणी भी शॉन के साथ ही रहती है। उसने भी शॉन के साथ रह के अपना पढ़ाई को जारी रखा हुआ है। दादाजी आज फिर से एक बार वापस आए थे। वो अपने साथ एक और किताब लाए। इस किताब में कुछ और नहीं, चांद के बारे में बताया गया था। जाने कि ये सभी अगली बार चांद पर जाएंगे। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।